प्यारे बच्चों, सामान्य विज्ञान कक्षा 7वीं के तीसरे पाठ में इसके पहले हम लोगों ने विलयन, विलायक और विलेय के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। हम लोग पढ़ रहे थे पानी के गुणधर्म। आज उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि विलेय अर्थात विलेय जो पदार्थ घुलता है, जैसे नमक, शक्कर, जो घुलता है उसे कहते हैं विलेय। विलायक जिस पदार्थ में घुलता है, पानी। और विलयन होता है विलेय और विलायक जब एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं विलयन। इसी आधार पर हम आज पानी के कुछ उपयोग देखेंगे। पानी का उपयोग क्या होता है? तो सबसे पहला जो पानी का उपयोग होता है कि पानी में प्रवाहनीयता होती है, अर्थात पानी में फ्लो होता है, पानी बहता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी बहता है। तो इस गुणधर्म को ध्यान में रख करके पानी का उपयोग विद्युत के निर्माण में किया जाता है। नदियों में बड़े बड़े बांध बना करके और विभिन्न बांधों से जब पानी नीचे की तरफ वेग से गिरता है तो विभिन्न टरबाइन के उपयोग से वहाँ पर विद्युत का निर्माण किया जाता है, क्योंकि पानी में प्रवाहनीयता होती है। पानी सबसे उत्तम शीतक है, अर्थात गाड़ियों के रेडिएटर्स में इंजन का तापमान कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी में एक शीतलता का गुणधर्म होता है। उसी तरह से पानी में बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसको पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। बहुत सारे पदार्थ पानी में घुलते हैं और इसका उपयोग कारखानों में, प्रयोगशालाओं में, भोज्य पदार्थों में, भोजन बनाने के लिए जब हम पीते हैं तो बहुत सारे उसके अवयव हमारे पेट में पानी में घुल जाते हैं, जिससे शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है, अर्थात पाचक क्रियाओं में मदद लेते हैं। उत्सर्जन में अनेक क्रियाओं में पानी का उपयोग होता है। इस तरह से सामान्य दैनिक जीवन में देखते ही हो, नहाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, किसी भी काम के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, अर्थात पानी ही, जल ही जीवन है। इसको बचपन से तुम जानते हो, जल को जीवन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत उपयोगी है। अब इसके आगे हम देखेंगे पानी के बाद जो दूसरा है वह है मिट्टी, मृदा। तो मिट्टी क्या होती है? सब अच्छी तरह से परिचित हैं कि मिट्टी है क्या। यह एक अनेक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिट्टी का यह जो रंग है, जो देखते हो मिट्टी का रंग, मटमैले रंग का, यह जो मिलता है, यह बहुत ही उस पर प्रक्रियाएं होती हैं। और जानते हो मिट्टी के बनने में लगभग 800 से लेकर 1000 साल लगता है। जो धूल है, मिट्टी है, और यह बहुत उपयोगी होता है हमारे लिए। मिट्टी के कुछ रंग होते हैं अलग अलग जगह पर, हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, रखीली मिट्टी इत्यादि तरह मिट्टी के विभिन्न प्रकार होते हैं, विभिन्न गुणधर्म, रंग होता है, विभिन्न रंग होता है। जमीन के वर्गीकरण के लिए मृदा के रंग तथा गठन, बनावट उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार जमीन के अनेक गुणधर्म दिखाने के लिए प्रत्यक्ष रूप उपयुक्त होते हैं। इसी प्रकार रंग और गठन के आधार पर मिट्टी की उर्वरकता, अर्थात उसमें अन्न के उत्पादन करने की कितनी क्षमता, इसे कहते हैं उर्वरकता। पानी का निकास, पानी को रोक कर रखने की क्षमता, बहुत बातें स्पष्ट होती हैं। तो मिट्टी का जो रंग होता है, अर्थात उसमें जैविक घटक, किस घटक की कितनी मात्रा है, उसी के आधार पर मिट्टी का रंग होता है। अर्थात जैसे लौह, चूना जैसे रासायनिक घटक उसमें जिस प्रकार होते हैं, जितनी मात्रा में होते हैं, उसी प्रकार उनका मिट्टी का रंग होता है। हम यहाँ पर देखो एक प्रयोग दिखाई दे रहा है कि यदि हम
वर्षा के पानी को एकत्रित करें विभिन्न जार में, 3 जार में वर्षा का पानी इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पर एक प्रयोग लिखा गया है। इसमें क्या किया गया है, 3 मापन पात्र लिए हैं, 3 कीप, छन्ना कागज, पानी और महीन बालू, मोटी बालू और गमले की मिट्टी। हम क्या करते हैं, जो छन्ना कागज है, कीप के अंदर छन्ना कागज जो रखे हैं उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें उस छन्ना कागज में हम रख लेते हैं, और रख लेने के बाद उस पर हम देखते हैं कि महीन बालू, मोटी बालू, गमले की मिट्टी इत्यादि डालकर उनके बाद देते हैं। फिर तीनों छन्ना कागज पर एक में रखे हैं मोटी बालू, एक में रखते हैं मोटी बालू, एक में रखते हैं महीन बालू, एक में रखते हैं दोमट मिट्टी। देखो, अ वाले में लिखे हैं मोटी बालू, ब में रखे हैं महीन बालू, और जो तीसरा है क, उसमें रखे हैं हम दोमट मिट्टी। अब तीनों कीपों में अगर समान मात्रा में पानी डाला जाए तो मापन पात्रों में कितना पानी जमा हुआ देखेंगे। जो मोटी बालू जिसमें रखी गई है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, गिरती है। जो महीन बालू है उसमें उसकी अपेक्षा कम, सबसे कम मिलती है मिट्टी छनती है दोमट मिट्टी में। अर्थात इस प्रकार की मिट्टी में पानी इकट्ठा किया जाए तो मोटी बालू वाला जो जगह रहेगा वहाँ पर पानी रिस करके ज़मीन के अंदर अधिक मात्रा में जाएगा। अब इन्हीं के आधार पर मिट्टी का गठन होता है, अर्थात मिट्टी की बनावट किस प्रकार की होती है। तो एक पहली मिट्टी है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में बालू के मोटे मोटे कण का अनुपात अधिक होता है, इसलिए इसे बलुई मिट्टी कहते हैं। इसमें जो बालू है वो पानी में नहीं घुलता। बलुई मिट्टी के कण क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्वार्टज नामक खनिज से बने होते हैं और ये पानी में नहीं घुलते, इसलिए पानी में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता इसमें बहुत कम होती है बलुई मिट्टी में। उसके बाद है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी के कणों का आकार मध्यम होता है। सबसे पतले छोटे कण होते हैं, पतले कण होते हैं चिकनी मिट्टी के। तो चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी के बीच जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में ज़मीन बलुई मिट्टी की तरह मशक्क़त के लिए आसान नहीं होती है, लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह मशक्क़त के लिए कठिन भी नहीं होती है। इसमें जैविक घटक अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए मिट्टी पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी को गाद मृदा भी कहते हैं। और तीसरी मिट्टी है चिकनी मिट्टी। ये मिट्टी के कण जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो चिकने लगते हैं। अगर उनको हाथ से टच करोगे, छुओगे, स्पर्श करोगे तो बहुत चिकने लगते हैं, इसलिए इस मिट्टी को ही कहते हैं चिकनी मिट्टी। अब चिकनी मिट्टी जो होती है वह मशक्क़त की बहुत कठिन मिट्टी कहती है, क्योंकि उसके कण बहुत छोटे होते हैं, आपस में चिपके होते हैं। तो इसी तरह से बलुई मिट्टी को मशक्क़त करने के लिए हल्की मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता मध्यम होती है, और जो दोमट मिट्टी है वही फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। अब देखते हैं मृदा की रचना, मिट्टी की रचना कैसी होती है। मिट्टी की कणों की रचना के अनुसार स्तरीय कण स्वरूप, स्तंभाकार और ढेले के स्वरूप में मिट्टी की रचना होती है। अर्थात बहुत मिट्टी के पतले छोटे कण, स्तंभाकार और ढेले, बड़े बड़े कई कण एक साथ इकट्ठे रहते हैं, ढेला कहा जाता है। तो मृदा की रचना का महत्व आप देख लेंगे। मृदा की रचना पर ज़मीन की उर्वरकता निर्भर होती है, अर्थात अच्छी मृदा से लाभ ये होता है उनके जड़ों में जो पौधे हम उस पर उगाएंगे या पौधे बोएंगे, जो वनस्पतियाँ होंगी उनकी जड़ों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है अगर अच्छी मिट्टी है तो, और पानी की अच्छी निकासी कारण वनस्पतियों की जड़ों की योग्य वृद्धि होती है। यह भी मिट्टी के महत्व होता है। मिट्टी का उपयोग वनस्पति संवर्धन अर्थात पौधे इसमें वृद्धि करते हैं, एक उपयोग है। जल संधारण अर्थात पानी को इकट्ठा करके रोक करके रखने की क्षमता होती है, जल संधारण, इसे जल संधारण कहते हैं। तो इसे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तालाब के माध्यम से पानी को 12 मास उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखते हैं। अर्थात इस तरह से मिट्टी में हम जैसा चाहें वैसा रूप दे सकते हैं।
आप जानते हो मिट्टी के विभिन्न बर्तन बनाए जाते हैं, और यह बर्तन गमला, पॉट, तरह तरह के इसके इनका उपयोग होता है। कुम्हार के यहाँ अगर देखोगे तो बनने वाले मिट्टी के बर्तन भरपूर मात्रा में दिखाई देते हैं। उपयुक्त मृदा के कुछ प्रकार। चीनी मिट्टी होती है। चीनी मिट्टी तुम जानते हो क्या क्या बनते हैं, घर में टाइल्स लगाई जाती है, कप प्लेट बनता है, इस तरह से प्यालियाँ बनती हैं, टंकियों के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में होता है, या अचार सिरका रखने के लिए बरनी जो बनाई जाती है वो चीनी मिट्टी की बनाई जाती है। उसके बाद खड़िया मिट्टी होती है। खड़िया मिट्टी कैसी है, भूरे रंग की होती है, और इससे कुम्हार विभिन्न प्रकार के पुतले और मूर्तियाँ तैयार करते हैं। महाराष्ट्र में से साड़ू मिट्टी कहा जाता है। इसी से गणेशोत्सव में गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, यह सब बनाई जाती है, जिसको आप देखते होंगे। उसके बाद एक टेराकोटा मिट्टी होती है। इस मिट्टी से गमले और सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं, टेराकोटा मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी होती है, जो सौंदर्य प्रसाधनों में अर्थात फेस मास्क के रूप में चेहरे पर लगाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अब मृदा परीक्षण कहता है कि मिट्टी, किस मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाए, कौन सी मिट्टी में कौन से कार्बनिक पदार्थ कितनी मात्रा में हैं, उन घटकों की जांच करने के लिए मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, अर्थात सॉइल टेस्टिंग की जाती है। तो सॉइल टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, कहीं से भी थोड़ा मिट्टी के नीचे से मिट्टी को निकाल करके और उसको क्या करते हैं, छाँव में कुछ दिन 8-10 दिन के लिए सुखा लेते हैं। बाद में उसको पतला पतला छान लेते हैं और फिर उसका हम पीएच निर्धारित करते हैं। पीएच कहते हैं उसमें मिट्टी कैसी मिट्टी है। तो पीएच के निर्धारण के लिए होता है अम्लीय मिट्टी का पीएच, ये होता है 6.5 से कम। उदासीन मिट्टी 6.5 से 7.5 तक, और क्षारीय मिट्टी का पीएच होता है 7.5 से अधिक। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखो। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है, उसे ही कहते हैं पीएच, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और मिट्टी की उर्वरकता कब होती है, जब मिट्टी के पीएच के मान 6 से कम या 8 से अधिक होता है। अर्थात जो मध्यम आकार की मिट्टी होती है, उदासीन मिट्टी, वो सबसे अच्छी होती है। यदि उस ज़्यादा अम्ली हुई या ज़्यादा क्षारीय हुई तो उसमें उर्वरकता कम होगी। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होगी तभी भी कम उर्वरक होगी। और ज़मीन में पानी की निकासी अगर नहीं होगा, पानी इकट्ठा रहेगा, तो उसके जो लवण, घुलित लवण होते हैं मिट्टी के, वे सब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से हमें, अगर किसान हमेशा एक ही प्रकार फसल उगाता है तभी भी उसकी उर्वरकता कम हो जाती है। इसलिए फसलों को, अलग अलग फसलों को लगाना चाहिए, उगाना चाहिए। लवण युक्त पानी का निरंतर उपयोग, अगर हम नमकीन पानी का उपयोग करते हैं तभी भी उर्वरकता कम हो जाती है। और रासायनिक कीटनाशकों की अधिक मात्रा जब उपयोग करेंगे तभी भी उसकी उर्वरकता कम हो जाती है। हमें रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इस तरह से जैसे फसलों को बदल कर बोने का क्या अर्थ होता है, या फसल बदल कर बोने का मतलब होता है जैसे गेहूं की फसल बोए, उसके बाद उसमें मूंगफली बो दी, या मूंग, मटर, अरहर इत्यादि बो दिया गया, या सोयाबीन बो दिया गया। इससे क्या होता है, उसकी उर्वरा शक्ति संतुलित होती रहती है। और इसको ध्यान रखो, 5 दिसंबर को मिट्टी के संवर्धन और संरक्षण के लिए वैश्विक मृदा दिन के रूप में मनाया जाता है। हमें मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, मिट्टी को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, इस पाठ के इस भाग में इतना ही। हमने मिट्टी पढ़ा, पहले पानी देखा, पानी के विषय में, उसके बाद हम मिट्टी के विषय में देखा। तो तीसरे पाठ का ये भाग समाप्त होता है। इसका जो प्रश्नोत्तर का भाग होता है, इसको हम अगले पाठ में लेंगे। धन्यवाद।